वालेकुम सलाम। फिर बैंकिंग एक्चुअली में उस दिन सारी वो मनी के बारे में पढ़े थे ना। लास्ट टॉपिक मनी में क्या लिखाया था मैंने? रिजर्व डिपॉजिट रिजर्व डिपॉजिट किसी लिखा दिया है ना। उसमें एक कंसेप्ट बच गया था, हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी को कहते हैं हिंदी में उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा। आपने फिलअप कर दिया? हाँ सर, भर दिए। सभी लोग फिलअप कर दिए? है इनका नाम? क्या नाम है? गूगल नया बनेगा। बताइए। पहली बार देखा। उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा, हाई पावर्ड मनी अगला टॉपिक है। उसी रिजर्व करेंसी के बाद ये हेडिंग में डालिएगा, हाई पावर्ड मनी। आरबीआई की देयता को मौद्रिक आधार या उच्च शक्ति मुद्रा कहा जाता है। कुल देयता मतलब देयता, लायबिलिटी। अब कुल देयता क्या होगी आरबीआई की? जो लोगों के पास करेंसी है प्लस बैंक में डिपॉजिट जो लोगों के हैं या बैंक के डिपॉजिट आरबीआई के पास है, ये जो टोटल लायबिलिटी होगी इन सबको टोटल इंक्लूड करके ये हाई पावर्ड मनी कहलाती है। हाई पावर्ड मनी क्या होगी? लायबिलिटी होगी इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की देयता, कुल देयता। कुल देयता इसीलिए लायबिलिटी ना वो जो करेंसी मार्केट में चल रही है सबके पब्लिक के पास है, उसके लिए कौन कहता है कि हम इतना धारक को अदा करने का वचन देते हैं? आरबीआई लिखता ना। और प्लस बैंकों के पास जो डिपॉजिट होगा वो भी आरबीआई कंट्रोल रेगुलेट करता है। और प्लस बैंकों के जो डिपॉजिट आरबीआई के पास भी होते हैं ना, सीआरआर फॉर्म में, या वैसे भी बैंक देते हैं कई बार की सिक्योरिटी खरीद के देते हैं पैसे, वहाँ भी रखते हैं ना। उस सब फॉर्म में जो डिपॉजिट्स रहेंगे टोटल मनी का, अब इसमें आ जाएगी टोटल मनी का जो आरबीआई के पास प्लस बैंक के पास प्लस लोगों के पास, टोटल करेंसी का अगर आप देखेंगे मनी का जो योग होगा वो हाई पावर्ड मनी। बट हाई पावर्ड मनी क्या है? एक ऐसा टर्म है जो देयता है आरबीआई की, मतलब लायबिलिटी है आरबीआई की, लायबिलिटी देयता हिंदी में कहते हैं। तो इसमें बॉन्ड्स क्या आ जाएंगे सर? इसमें सब है। बॉन्ड्स एक्चुअली में पैसे नहीं खरीदे लोग गए ना, डिमांड टाइप के। इसमें टाइम डिपॉजिट सब आता है, सारी बैंक के पास जो डिपॉजिट है सब आता है। टाइम डिमांड डिपॉजिट सब आता है। टाइम डिपॉजिट डिमांड डिपॉजिट तो पता ही होगा। अब अगला टर्म हम लोगों ने पढ़ा था एक्चुअली में इस मनी के पहले एक हमने क्लासिफिकेशन कराया था। मनी के जस्ट पहले पढ़ाने के एक बैंकिंग का क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था ना,
राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली का लिखा था ना कुछ। राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली में कौन कौन से बैंक हैं उसमें? वाणिज्यिक बैंक, मतलब उसमें एक शेड्यूल, एक अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक बताया था। कॉमर्शियल पहले शेड्यूल, नॉन शेड्यूल बैंक बताए थे, हाँ ऐसे टाइप की ना। वही कॉमर्शियल शेड्यूल बैंक को कहते हैं अनुसूचित बैंक और नॉन शेड्यूल को गैर अनुसूचित बैंक। ठीक है, अब उसमें अनुसूचित बैंक में भी आते हैं, जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गए, सहकारी बैंक हो गए, कॉमर्शियल को वाणिज्यिक बैंक कहते हैं, ये सब आते हैं। एक डिफरेंशियल बैंक आता है, डिफरेंशियल बैंक की हिंदी होती है विभेदीकृत बैंक। डिफरेंशिएटेड बैंक की होती है विभेदीकृत बैंक। ठीक, बैंकिंग प्रणाली में आपने लिखा होगा, बैंकिंग सिस्टम में लिखे हैं शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक की डेफिनेशन बताई थी मैंने? यस सर। क्या बताई थी? जो आरबीआई, पहले शेड्यूल बैंक पर फोकस कर रहे हैं, फिर नॉन शेड्यूल बैंक के आएंगे बात में। आरबीआई के एक्ट जो 1949 का 1949 आरबीआई एक्ट में, आरबीआई 1934 1934 के शेड्यूल नंबर 2 में जो भी बैंक रजिस्टर्ड है जिनका पेड अप कैपिटल 5 लाख से ज़्यादा है। पेड अप कैपिटल एक कैपिटल होता है, उसको हम बाद में बता देंगे। पेड अप कैपिटल होता है वो कितना लायबिलिटी उसके पास होती है, उसी को पेड अप कैपिटल कहते हैं। सर आपने 1949 हाँ सर 1949 हमारी 1934 से हाँ वो तो हुआ था। हमने आरबीआई एक्ट बोला था, मुझे लगता है कि लग रहा है वो मिस्टेक हो गई। हाँ सर 1949 में आरबीआई को पावर मिलती है, क्या क्या प्रोविजन है रेगुलेट करने का, ये हमने बोला था। अगर कहीं मिसइंटरप्रिटेशन हुआ है, आरबीआई 1934 के शेड्यूल नंबर 2 से जो बैंक रजिस्टर्ड है उन्हीं को एक्चुअली में कहा गया शेड्यूल बैंक, और उसमें 19 क्या कहते हैं 5 लाख पेड अप कैपिटल होने चाहिए उनके मिनिमम। रेगुलेशन होता है सब 1949 में ये प्रोविजन दिए कैसे पावर जो होती है फंक्शंस बैंक और उसी से बैंक को लाइसेंस मिलता है। कौन सा स्पीड और पूछा बैठने पे आ रहा है ना उसमें? यस सर। आ रहा है ना? ठीक है, तो बीच बीच में ही रुकेंगे। तो उसमें हमने आपको बताया था ये बातें क्या क्या आपको हमने बता दिया था। उसमें एक्चुअली पब्लिक सेक्टर बैंक आता था, प्राइवेट सेक्टर। शेड्यूल बैंक में एक तो बताया था वाणिज्यिक बैंक, दूसरा सहकारी बैंक में एक ट्री डायग्राम बनाया था। और उसमें क्या कहते हैं वाणिज्यिक बैंक में कई बैंक बताए थे, पब्लिक प्राइवेट कई बैंक की टेबल बताई थी ना, कमर्शियल पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन बैंक, डिफरेंशियल बैंक, ये सब बताया था ना। डिफरेंशियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, लोकल एरिया बैंक, इसमें अब इसमें से एक एक बैंक के बारे में हम लिखवाते हैं। ठीक है, पहले रीजनल रूरल बैंक के बारे में बता देते हैं। देखो एक्चुअली में है ये सब फैक्ट, इसमें कुछ कोई भी बैंक जितने बन रहे हैं टाइप्स, ये सब कैसे बन रहे हैं, ये सब एक्चुअली में नीड के अकॉर्डिंग बन रहे हैं। किस पब्लिक को हमें फोकस करना है, जो वो सर्विसेज नहीं मिल रही हैं उसके ऊपर हमें फोकस करना होता है। लाइक आप अगर देखिए पूरी सोसाइटी जैसे है, तो कुछ सोसाइटी के कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो बैंकिंग के
सर्विसेज से बहुत दूर होते हैं, उनको पता नहीं होता बैंकिंग के बारे में। और जो बड़े बैंक होते हैं ज़्यादातर, जैसे दो टाइप के बैंक हैं, एक है वाणिज्यिक बैंक, एक सहकारी बैंक। वाणिज्यिक बैंक क्या करता है, प्रॉफिट और लॉस के बेसिस पे काम करता है, एक तरह का ये बिजनेस का काम करता है। और सहकारी बैंक एक्चुअली में बिजनेस के फॉर्म में नहीं काम करता, वो क्या करता है, नो लॉस नो प्रॉफिट वाले बैंक। तो इन दोनों बैंकों का एक्चुअली में ये है कि ये, और दूसरी बात सहकारी बैंक जो है, ये नोट डाउन करना, सहकारी बैंक का रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के तहत होता है। 1902 है सोसाइटी एक्ट, उसके तहत है। अभी ये बताते हैं, हम कर देंगे आगे, ऐसे के तहत होता है। कौन सा एक्ट होता है? वहीं कहीं नोट लिख लेते हैं, सहकारी बैंक का रजिस्ट्रेशन, बट रेगुलेशन आरबीआई करता है। आरबीआई रेगुलेशन करता है बैंकिंग एक्ट 1949, सोसाइटी एक्ट सोसाइटी एक्ट 1902 है हमारे साथ। 1902 तो 1955 लिखा है इसमें लिखा है बैंकिंग लॉस कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1902 से कैसे हो जाएगा 1934 ना ना, सोसाइटी एक्ट का बेसिक नहीं से आया, 1900 या 1800 समथिंग है। उसके बाद फिर उसमें अमेंडमेंट हुआ होगा, वो बात अलग है। सहकारी सोसाइटी एक्ट 1912 के तहत पंजीकृत होते हैं, 1902 नहीं 1912। रजिस्ट्रेशन सोसाइटी 1912 रजिस्ट्रेशन इसका। फिर उसके बाद बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949। और चलो अभी हम सहकारी बैंक से बताएंगे, उसमें डिटेल लिखवा देंगे फैक्चुअल चीजें। हाँ, तो बैंकिंग और सहकारी बैंक, बैंकिंग का जो मेन पर्पज क्या होगा, जो बड़े बैंक हुए आपके, ये कहाँ पे ब्रांचेज ओपन करेंगे फिर, जहाँ पे उनका प्रॉफिट हो, जहाँ पे उनको पता है गाँव में जाके सर्विस देंगे तो हमको लॉसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि ना तो उनको डिपॉजिट मिलेंगे अच्छी, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं होते। और लोगों को अगर वो देंगे, लोन देंगे, जिससे वो पैसे किससे कमाते हैं, लोन से ना, पैसे लेते हैं, पैसे सप्लाई करते हैं, उसी के बेसिस पर उनका बिजनेस होता है। अब बैंक जहाँ पे रूरल एरिया होगा, अनडेवलप्ड एरिया होगा, क्या वहाँ पे उनको पैसे प्रॉफिट होगा? नहीं होगा। तो ये लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, ऐसे बिजनेसेस के पास या जो सिटी अच्छे से डेवलप हो रही है, डेवलपिंग फील्ड में है, वहाँ सब ये लोग ब्रांचेज ज़्यादा खोलते हैं। इससे समस्या क्या आती है, सबको बैंकिंग सर्विस का जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता। इसके लिए गवर्नमेंट डिफरेंट गाइडलाइन भी जारी करती है बैंकिंग के ऊपर, बैंकों के ऊपर। फिर भी कुछ न कुछ तरीके और देती है कि जिससे इन्वेस्टमेंट बैंक में भी बढ़े, लोगों को इन्वेस्ट दे, गवर्नमेंट थोड़ी रिलायबिलिटी भी देती है। तो बैंक गवर्नमेंट क्या की, उसके लिए अलग टाइप के बैंक कुछ बनाए। अब जैसे ग्रामीण बैंक का बढ़ेगा, ग्रामीण बैंक उसी का पर्पस था कि ग्रामीण बैंक का मेन काम क्या था, यहाँ पे जो अनसर्व्ड है पीपल, मतलब जिनको बैंकिंग सर्विस नहीं मिली है, उनको अगर हमें सर्विस देना होगा तो हमें कुछ ऐसी स्कीम लानी पड़ेगी जो स्पेशली उन्हीं को फोकस करके बनाई गई। उसके लिए गवर्नमेंट एक कमेटी गठित करती है, उस कमेटी का नाम अभी बताते हैं। उस कमेटी गठित करती है, वो कमेटी रिकमेंड करती है कि ऐसा किया जाए तो ये चीज फिजिबल हो जाएगी, बैंकिंग सर्विस दी जाए। अब बैंकिंग सर्विस गाँव में क्यों जरूरत है, बहुत से किसानों को सब क्रेडिट चाहिए होता है, कई बार फसल के लिए, किसी और काम के लिए। इंस्टीट्यूशनल अगर क्रेडिट नहीं मिलेगा तो ये लोग मनी लेंडर्स जो होते हैं गाँव के, उनके ट्रैप में फंस जाते हैं। उनके पता चलता है मारपीट, लड़ाई झगड़े, जबरदस्ती के पैसे वसूलना, ये सब होता है ना सोसाइटी में, वो और ज़्यादा गैप क्रिएट करता जाता है। और वो जजमेंटल जो नॉर्मल लीगल प्रोसेस है उसकी परिधि के बाहर होता है, क्योंकि सब ट्रस्ट बेसिस और बाउबल बेसिस होता है ना, जिसमें कई बच्चे बहुत से किसान एक्चुअली इस ट्रैप में फंस जाते हैं। इसमें बॉन्डेड लेबर की समस्या या सुसाइडल केसेस, या पता चलता पूरा घर सफर कर रहा है और उसमें परसेंटेज बहुत हाई होता है। तो इन सब चीज़ों को इंस्टीट्यूशनलाइज करने के लिए क्या करती है बैंकिंग सर्विसेज, गांव-गांव तक पहुंचे। जैसे
जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना जो चलाई गई इसी पर्पज से चलाई गई। सब लोगों ने कहा कि लॉस होगा, ये होगा, पर ठीक है, लॉस अपना इधर उधर मैनेज होता है, बियर होता है कि नहीं आप ज़्यादा करो कहीं कम करो, पर ठीक है, लेकिन हमें स्लाइड फॉर्म में चीज़ें ग्राउंड लेवल तक पहुँचानी है। इसी में इस तरह रूरल बैंक चलाए गए। फिर बाद में आगे आप पढ़ेंगे कोऑपरेटिव बैंक भी इसी के डायरेक्शन में है। एक है अर्बन सहकारी विकास, ग्रामीण सहकारी विकास है, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, स्टेट लेवल पे है। इस तरह से कई बैंक जो बनाए गए। इसी में आगे जब कई बैंक बनाए गए, जैसे डिफरेंशियल विभेदीकृत जो बैंक हमने बोला, तो डिफरेंशिएटेड बैंक का पर्पज यही है कि बैंकिंग सर्विसेज को उन मासेस तक पहुंचाना जिनके पास बैंकिंग सुविधाएं नहीं हैं। पेमेंट बैंक में क्या किया गया, बहुत छोटे कम कंपनी का खाता ऑनलाइन खोलो, ये सुविधाएं दी गई ना। स्मॉल बैंक खोले गए, बहुत छोटे जो क्रेडिट होल्डर हैं उनको दिया जाए पैसे, उनके पास उनके पैसे सेव किए जाए। स्मॉल बैंक इसी कॉन्सेप्ट पे आया, पेमेंट बैंक इसी कॉन्सेप्ट पे आया कि बैंकिंग सर्विसेज को कुल मिला के पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करना, वो भी इकोनॉमिक बेसिस पे। क्यों बैंक आ रहे हैं, बैंक का पर्पस क्या था? बैंक कई काम करते हैं, इंश्योरेंस है और बैंकिंग से ऑनलाइन पेमेंट है, या आपका क्रेडिट है, लेंडिंग है, बोरोइंग है, आपके पैसे सेफ हैं, पैसे घर पे नहीं रखेंगे, लूट नहीं होगी आपकी, मतलब जो और भी लॉ एंड ऑर्डर सबको पता है। बैंक में लॉकर सुविधाएं देते हैं बैंक, वहाँ भी आप अपने कीमती सामान रख सकते हैं। इससे काफ़ी सुविधा हुई ना बैंक इंटर बैंकिंग होने से। आप ट्रेवलिंग में ज़्यादा पैसे लेके नहीं चलेंगे, आप नहीं बैंक कर देंगे। पेमेंट की सुविधाएं आपको यूपीआई वगैरह जो एडवांस सिस्टम आ गई है, सबको काफ़ी ईजी कर दी है बैंक, ईजी गोइंग कर दी है। अब जो किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह है, इससे लोगों को आसान हो जाता है, पैसे निकाल लेते हैं, अपना पे करते हैं। तो इस तरह अगर आप देखें सर, डिफरेंट बैंक जो बने पर्टिकुलर सेगमेंट की सोसाइटी को वो फोकस करते हैं, उनके अकॉर्डिंग उनके रूल्स और प्रोविजन डिसाइड होते हैं। ये रूल्स और प्रोविजन जो डिसाइड होते हैं ये इसी बेसिस पे हुए। रूल्स और बेसिस प्रोविजन जो है ये सब फैक्चुअल चीज़ है। बैंक टू बैंक, मतलब अगर रूरल बैंक है उसमें ये प्रोविजन होगा, ये फिक्स प्रोविजन, इसमें कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है, इसको आपको रखना पड़ेगा। हम लिखा दे रहे हैं 3-4 पॉइंट, बाकी अगर कुछ आप लोगों को लगता है फिर जो हमने नोट्स प्रोवाइड किए हैं उसमें से भी आप देखेंगे, वो चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। माइक ऑन नहीं है। क्या पिन लगी हुई है? अच्छा, माइक पे पिन कहाँ लगी है? ठीक है, वो मोबाइल में अभी देखिए, कम ज़्यादा होगा। कोई दूर से आ रही होगी नजर, हमें नहीं दिख रही ना। रीजनल रूरल बैंक में लिखो, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पहला टॉपिक लिखो। डिफरेंट कौन ग्रामीण बैंक की पहला पॉइंट इसमें लिखोगे ऑब्जेक्टिव, यह विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूरों, दस्तकारों एवं छोटे उद्यमियों के लिए। और सर अपनी भाषा में आप लिखवा दें, थोड़ा सा पेज तो बहुत लंबा हो जाएगा ना। हम कई बार आपको नोट्स फॉर्म में चाहिए होते हैं, कई बार सर ऐसे तो ये जो तुरंत लिखाने वाली चीज़ है जैसे आप तुरंत लिखवा देना है। सर आप धीरे धीरे बोलेंगे हम लोग देख लेंगे। थोड़ा तेज स्पीड बढ़ाइए। यह विशेष रूप से छोटे एवं सीमांत किसानों, खेतिहर मजदूरों, दस्तकारों एवं छोटे उद्यमियों और उनसे संबंधित मामलों के लिए छोटे गलियों
गाली में दिखती है। सिंपल सी बात आप समझो कि छोटे और सीमांत का छोटे स्पेशली लिख लो एक ही वर्ड, छोटे और सीमांत जो किसान होंगे उनको जो बैंकिंग सर्विसेज होगा वही प्रोवाइड करने के लिए ये बैंक बनाएगा। बस संबंधित ऋण की उसमें बैंकिंग सर्विसेज में क्या क्या आता है वो आपको पता है, बता दिए। बाकी नोट्स में भी लिखी है चीजें, तो लाइन वाइज किसी भी एक्चुअली में जब मैं पढ़ाता हूँ तो पॉइंट वाइज ब्रेक कर देता हूँ, वैसे लिख लो मेन पॉइंट, बाकी आप नोट्स छोटे रूप से सीमांत। लेकिन आप लोग कई बार अनुमान ये भी कर लेते हो नोट्स लिख पाए। ठीक है। दूसरा ये किस कमेटी की रिकमेंडेशन है? नरसिम्हन कमेटी 1975 के रिकमेंडेशन पे बन रही है। 1975 नरसिम्हन कमेटी, नरसिंघम, सिंघम, सिंघम नहीं, सिंघम, हाँ सिंह, हाँ नरसिंघम, नरसिंघम समिति 1975 की सिफारिश में लाया गया। और बैंकिंग ग्रामीण बैंकिंग अधिनियम 1976 सितंबर 1975 में अध्यादेश के माध्यम से लाया गया था ये ग्रामीण बैंक, लेकिन जो एक्ट पास हुआ है वो 1976 में पास हुआ। ग्रामीण बैंक अधिनियम 19 ये पॉइंट में लिख लो, एक्चुअली ये सब फैक्ट है। हाँ सर, आपको ये पता चल जाएगा कि इस अधिनियम से ये आ रहा है। अब आरआरबी क्या देखो उद्देश्य आपने लिखा, उसमें आपको पता क्रेडिट प्रवाह और रियायती दरों पर कमजोर वर्गों को ऋण देना है, ये सब रियायती दर पे देगा ये, मतलब कम दर पे, ये सब तो पता है, ये सब लिखने की जरूरत है, सब फैक्चुअल चीजें हैं। इसमें एग्जांपल कौन से? असम ग्रामीण बैंक हो गया, बड़ौदा ग्रामीण बैंक हो गया, इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक भी है। अब आरआरबी में देखो कौन से कंपोनेंट होते हैं। आरआरबी ऐसे सर्किल बनाओ, ठीक है, एक 50% पे बांटो, एक 15% पे बांटो, एक 35%। डीआई पढ़े हो ना? यस सर। डीआई में एक ऐसे सर्किल बनाओगे, एक भाग 3 भाग में बांटना है, एक 15% दिखाए, एक 35% दिखाए, एक 50%। 15, ठीक है, 35, अच्छा ठीक है सर। बनाए ना 50% वाले। अब ये लिखो कि आरबीआई, ये जो लिख रहे हो आरआरबी में किसका किसका योगदान होगा, कौन कौन भागीदारी करता है एक आरआरबी को बनाने के लिए। समझ में आना चाहिए इतना लिखो। अब यहाँ पे देखो ये वाला कंपोनेंट इतना पार्ट, ये पूरा आरआरबी है। जैसे रूरल बैंक में कौन कौन मतलब हिस्सेदारी किसकी किसकी होगी, कौन कौन इसको प्रमोट कर रहा है। ये जो होगा कॉमर्शियल बैंक होगा, वाणिज्यिक बैंक का 35%। ये स्टेट गवर्नमेंट का होगा हिस्सेदारी, जिस स्टेट में खुलेगी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होगी। ठीक, इसके सामने ऐसे लिखोगे तो आपको हिस्सेदारी पता रहेगी ना। 35% स्पॉन्सर्ड बैंक, जो वाणिज्यिक बैंक स्पॉन्सर करेगा। जैसे बड़ौदा ग्रामीण बैंक पढ़ा, इसी कौन बैंक में करा, बैंक ऑफ बड़ौदा का करा। इसी तरह आपने पढ़ा इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक, यूपी स्टेट हो गया, इलाहाबाद स्पॉन्सर्ड बैंक हो गया, 50% को दिया, सेंटर पैसे देगा इसका। ये क्या करेगा, एक तो रियायती दरों पे उन वर्गों को देगा, जैसे सीमांत और ये सब किसान हुए, उनको एक्चुअली में रियायती दरों पे ऋण अवेलेबल कराएगा। उनकी सेविंग्स अकाउंट और जो बैंकिंग सर्विसेज होती है वो भी प्रोवाइड करेगा। पैसे उनके सेव होंगे और चैनलाइज होंगे। कई बार क्या होता है कि पैसे घर में ही लोग रखे रह जाते हैं, वो पैसे जमा करने के, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना में क्या हुआ, क्या हुआ आपको समझ नहीं आ रहा, क्लियर नहीं हो रहा है। मैंने कुछ समझाया नहीं, मैंने सीधा सीधा फैक्ट लिखा है। ठीक है, समझे आप इसके।
तो ये इसका कॉन्सेप्ट है, इसमें 3-4-5 पॉइंट होते हैं। लेकिन किसी भी बैंक को आप पढ़ेंगे, पहला उसका उद्देश्य क्या है, किस सेगमेंट के लिए बनाया गया और किस कमेटी से उसका गठन हुआ और उसका रेगुलेशन कौन करता है और उसकी स्पेशल फीचर क्या है उस बैंक के। इस बैंक के स्पेशल फीचर्स तो पता चल गया आपको, उद्देश्य भी पता चल गया किस कमेटी से बना। हर बैंक के बारे में यही चीज़ पढ़नी है कुल मिला के, बहुत ज़्यादा अंदर जाके नहीं देखना है कि उस बैंक का क्या सीन है अंदर, ये सब एक्चुअली में हम लोगों को नहीं पढ़ना, वो सब कॉमर्शियल वाले पढ़ते हैं। नॉन शेड्यूल्ड बैंक की भी डेफिनेशन मैंने बता दी थी, जो शेड्यूल 2 में नहीं होना, नहीं मान नहीं गैर अनुसूचित बैंक मतलब जिसकी स्वीकृति नहीं है। ये नहीं होते, ये नहीं होते, नॉन शेड्यूल्ड बैंक होते हैं। हैक करने को सर्टिफिकेट ऐसे पढ़ो, दूसरे को समझाओ, लेकिन अपने आप ही समझ में आएगा। वही कह रहे हैं ना, अब अगला पॉइंट है सहकारी बैंक। सहकारी बैंक कोऑपरेटिव, इसको चलो इसको बाद में लिखा था, छोड़िए अभी। अभी एक्चुअली शेड्यूल को सारे लिखा देते हैं कॉमर्शियल वाले में, ठीक है। उसमें आता है एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, सरकारी कार्ड है। सरकारी की बात है, पब्लिक सेंटर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक लिखो। जो पब्लिक सेंटर आती है सार्वजनिक क्षेत्रों में जैसे होती है, सार्वजनिक क्षेत्र बैंक, तो हम जिस आप बात ठीक है। इसका मेन पर्पज ये देखो, इसमें डिफरेंस करती है बैंक नॉर्मल वाणिज्यिक बैंक की है, इसमें सिर्फ ये होता है कि 51% से ज़्यादा शेयर इसके गवर्नमेंट होता है, इसीलिए इसको सहकारी वो करते हैं, सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बोलते हैं। मोर देन 50 बताएं। हाँ मोर देन 51%, 51% और मोर देन 51%, 50% से ठीक है। 50% से होता है। और इस पे कौन से बैंक आते हैं, SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया मर्ज कर दिया गया नहीं है, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक हो गया। इस तरह के जो बैंक हैं, SBI की जो बैंक की सारी मतलब एक साथ मर्ज कर दी गई ना, कई ब्रांचेस हुआ करती थी। तो पहले SBI बैंक का नाम इंडियन बैंक हुआ करता था, 1955 या 56 से उसका नाम SBI कर दिया गया, 55 इसमें नहीं ठीक। अगला है प्राइवेट सेक्टर बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक क्या बोलेंगे हिंदी में? निजी निजी क्षेत्र के बैंक, ओरिएंटल बैंक होगा, इंडियन नहीं, इसमें भारतीय बैंक और विदेशी बैंक दोनों शामिल हैं, सरकारी ठीक। इसमें आपको ये तो सिंपल सा पता है कि इसमें प्राइवेट का स्टेक होल्डर 51% से ज़्यादा होगा, तभी इसको प्राइवेट सेक्टर बैंक कहते हैं। हाँ, इसमें दोनों आएंगे ना, फॉरेन बैंक भी तो प्राइवेट बैंक ही है ज़्यादातर, जो यहाँ पे है, जहाँ पे हमारे गवर्नमेंट का शेयर नहीं है उससे ज़्यादा, तो चाहे किसी के भी हो। इसमें कौन से ICICI बैंक हो गए, HDFC बैंक हो गए, ये सब हो गए एग्जाम्पल। HDFC, एक्सिस, यस बैंक, ये कहाँ से फॉरेन बैंक में क्या आएगा आपका?
विदेशी बैंक जिसको कहते हैं, कौन सा था? विदेशी बैंक, फॉरेन बैंक। फॉरेन बैंक में वो बैंक आएंगे जिनका हेडक्वार्टर या कंट्री ओरिजिन जो है वो दूसरी कंट्री है, उनकी लेकिन ब्रांचेस हमारे जैसे एसबीआई जाके बांग्लादेश में खोले तो एसबीआई वहाँ के लिए क्या होगी? फॉरेन बैंक। जैसे हमारे यहाँ सिटी बैंक है, एचएसबीसी है, स्टेट बैंक है चाइना में पूरा खोलिए तो वो वहाँ के लिए चाइनीज के लिए फॉरेन हो गया, हमारे लिए तो यही बैंक है। और अब जैसे हमने यहाँ सिटी बैंक, एचएसबीसी बैंक है, ये सब क्या है? फॉरेन बैंक। सबके लिए गाइडलाइन अलग अलग होती हैं। आरबीआई अपने सुविधा अनुसार जो चीज़ें उसको एथिकल लगता है, सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए वो उसी हिसाब से सबके लिए गाइडलाइन जारी करता है। अगले कुछ बैंक आते हैं विभेदीकृत बैंक, डिफरेंशियल बैंक। डिफरेंशियल बैंक में एक स्मॉल लघु वित्त बैंक हो गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक। डिफरेंशियल बैंक हेडिंग डालोगे उसमें सब हेडिंग होगी। एक स्मॉल बैंक हो गया, एक पेमेंट बैंक हो गया, भुगतान बैंक। पेमेंट बैंक को भुगतान बैंक कहते हैं और स्मॉल बैंक्स को छोटी बैंक, लघु बैंक। लघु ठीक है, इन सबका लाइसेंस 2004 से भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी करना चालू किया, 2014 से। इन सबका लाइसेंस सबसे पहले ठीक है, इनका मेन पर्पस क्या था डिफरेंशियल बैंक का? डिजिटल बैंकिंग है उसको बढ़ावा। वो तो ठीक है, डिजिटल बैंकिंग में बढ़ावा देना कंपोनेंट हो सकता है, बट इनका एक्चुअली में एक सेगमेंट जो हमने कहा पॉपुलेशन किस सेगमेंट को ये फोकस करेंगे, तो कमजोर वर्गों के मध्य ऋण देने की गतिविधि, कमजोर वर्गों को एक्चुअली इन्होंने फोकस किया, वीकर सेक्शन। हर चीज की प्रोविजन मैंने बोला था, बैंक के डिफाइन होंगे कि कितने पे वो लोन देंगे, कितना पैसा रखेंगे, तो सबके अपने अलग लोन क्राइटेरिया होते हैं और फंडिंग क्राइटेरिया होते हैं। तो उनको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट कुछ अपनी छूट भी देती है, कुछ कहती है आप इसी बिजनेस में रहोगे पर्टिकुलर, आप इसी जैसे पोस्ट पेमेंट बैंक बनाया गया था ना, वो कहाँ उसकी ब्रांचेस होती, सब गाँव आउटर एरिया में खुली है ना। तो उसको जो बनाया गया किस पर्पज से बनाया गया? बैंकिंग सर्विस वीकर सेक्शन को पहुंचना। वीकर सेक्शन है कौन? तो फाइनेंस में वीकर सेक्शन में तो वैसे एससी एसटी ओबीसी वुमेन ये सब आते हैं जनरली, लेकिन स्पेशली फोकस इन पे किया गया, साथ में और सेगमेंट को भी फोकस किया। और सेगमेंट मना नहीं होता उसमें खाता खोलने से, ये बात ध्यान रखना। स्पेशली उनके पर्पज के लिए बनाया गया, इसका ये मतलब नहीं बाकी लोगों की मनाही होगी। आप भी खोलना चाहते हो तो खोलो, बट लेकिन वहाँ आप लोन लेने जाओगे तो उतनी ही लिमिट तक लोन मिलेगा जितना वो डिसाइडेड है। हर चीज की पैरामीटर डिफाइन किए जाएंगे ना। अब इसमें आप लिखो स्मॉल लघु वित्त बैंक। स्मॉल दो टाइप के बैंक बताया ना, डिफरेंशियल बैंक, एक स्मॉल बैंक बताया, एक पेमेंट बैंक। अब स्मॉल बैंक को लिखो, स्मॉल बैंक क्या होता है, फिर पेमेंट बैंक में क्या होता है वो लिखो। ये एक्चुअली में वाणिज्यिक बैंकों के छोटे संस्करण होते हैं, ये भी कहा जाता है।
ये डिमांड डिपॉजिट और लैंडिंग दोनों करेंगे, बोरोइंग लैंडिंग दोनों का काम करते हैं, ये तो पता ही है बैंक है। हाँ ये लिखिएगा क्योंकि पेमेंट वाले में अभी आगे कुछ आएगा इसमें, इससे ज़्यादा वो क्रेडिट कार्ड जैसे पेमेंट में क्रेडिट कार्ड नहीं यूज कर सकता, लेकिन बाद में भी लागू कर दिया उन्होंने। यह मुख्य रूप से कृषि के साथ साथ MSME सेक्टर सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के विकास के लिए इसकी स्थापना की गई है। मेन फोकस एरिया एक्चुअली में कृषि के साथ साथ MSME सेक्टर भी है। MSME को हिंदी में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, ठीक। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक की शर्तें क्या है? बैंकिंग और वित्त क्षेत्र में 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले निवासी व्यक्ति पेशेवर लघु वित्त बैंक की स्थापना करने के पात्र होंगे। सेवा की जो 10 वर्ष का अनुभव रखेगा वित्त और बैंकिंग क्षेत्र में, वही लघु वित्त बैंक बना सकता है या स्थापित कर सकता है। और स्मॉल फाइनेंस बैंक की मतलब लघु वित्त बैंक की पेडअप न्यूनतम पेडअप कैपिटल 100 करोड़, न्यूनतम पेडअप कैपिटल 100 करोड़ रुपए होगी। ठीक है, ये इसकी शर्त है। बाकी के शर्तों को फोकस कर रहा है, ये बता दिया। 2014 से इसके लाइसेंस जारी होना चालू हुए। वैसे ये सब नचिकेत मोड की कमेटी की डिफरेंशियल बैंक, उसके बेसिस पे डिफरेंशियल बैंक आया था। नचिकेत मोड की कमेटी की, एक मिनट में एग्जैक्ट स्पेल कर दूंगा। पेमेंट बैंक आप लिख लीजिए। जी ज्योग्राफी क्लास करने वाली क्लास गई गवर्नमेंट कोई बात नहीं। इसका भी काम भुगतान बैंक का क्या काम है? मुख्य उद्देश्य बैंकिंग सेवा के लाभ से वंचित लोगों तक बैंकिंग सेवा मुहैया कराना। जो लाभ से वंचित अभी जो मैंने बोला कि ये भी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को ही फोकस करेगा, लेकिन उस सेगमेंट में कौन कौन से होंगे? जैसे प्रवासी श्रमिक हो गए, समाज के वंचित वर्ग को, समाज के वंचित वर्ग हो गए, उनको ही एक्चुअली बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करना, जो बैंकिंग सर्विसेज जनरली होती है आपकी बुनियादी सुविधाएं बैंक से चलती, ऋण लेना, पैसे जमा करना, ये सब। तो इसमें पेमेंट बैंक की विशेषताएं क्या क्या है, मतलब क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं? भुगतान बैंक एक ग्राहक से अधिकतम 1 लाख रुपए तक की जमा राशि भी स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट बैंक सिर्फ 1 लाख रुपए आपसे जमा करवा सकता है, मतलब मैक्सिमम 1 लाख रुपए। ठीक है, भुगतान बैंक प्रवासी श्रमिक, कम आय वाले परिवारों और लघु व्यवसायियों को लक्षित करेंगे। मेन एम उनका रहेगा प्रवासी श्रमिक हो गए, कम आय वाले हो गए। उद्देश्य में मैंने ऑलरेडी एक क्वेश्चन
भुगतान बैंक ग्राहकों को बचत और चालू खाता दोनों की सुविधा प्रोवाइड करेगी। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एटीएम और डेबिट कार्ड तो जारी कर सकते हैं लेकिन क्रेडिट कार्ड भुगतान बैंक नहीं जारी कर सकता। एटीएम और डेबिट कार्ड तो जारी करेगा लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकता है पेमेंट बैंक, भुगतान बैंक, जबकि स्मॉल फाइनेंस बैंक ये भी कर सकता है, लघु वित्त बैंक। एनआरआई से पैसे नहीं जमा करवा सकते, एनआरआई से जमा स्वीकार नहीं कर सकते हैं। एनआरआई मतलब समझ रहे हो, जो भारत से जाके विदेशों में बस गए उनके पैसे तो नहीं। ये बैंक ऋण सेवा प्रदान नहीं करते हैं, मतलब लोन नहीं देते हैं। जी ठीक, इनको 75% अपनी टोटल राशि जो है सिक्योरिटीज मतलब प्रतिभूतियों में निवेश करनी पड़ेगी। 75%। 75% वहीं से ये फायदा कमाएंगे, क्योंकि ये ऋण तो दे नहीं सकते, बैंक किससे पैसे कमाता, ऋण देके, ऋण दे नहीं सकते। इनको अपना 75% जो कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, प्रतिभूतियों में। स्मॉल फाइनेंस बैंक में कर सकते हैं, पेमेंट बैंक में। और ये म्यूचुअल फंड और बीमा उत्पादों का भी वितरण कर सकेंगे। ठीक है, म्यूचुअल फंड एंड बीमा उत्पादों का भी वितरण कर सकेंगे बैंक। ठीक, ये इसके कुछ पैरामीटर्स हैं। इसको आप जब मेंस के पर्पस से पढ़ेंगे तो इसमें आपको कुछ पता चलेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो भी पढ़ेंगे। मेंस के पर्पस से पढ़ेंगे, अभी प्रीलिम्स के पर्पस से सब प्रोविजन है। मेंस के पर्पस से देखा जाए कि पास इनका स्कोप लिमिटेड कर दिया जा रहा है। ये जब बैंक एक नॉर्मल बिजनेस नहीं कर पाएगा, कहीं लोगों को पैसे नहीं देगा तो वो प्रॉफिट अपने अच्छे नहीं मेक कर सकता ना। वहाँ पे ये होगा कि ये तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना हो, गवर्नमेंट भी डिसाइड करेगी कितना परसेंट आपको फायदा होगा। यहाँ आप डिमांड सप्लाई का गैप क्रिएट करके, कन्विंस करके, नेगोशिएट करके नए कस्टमर को जनरेट नहीं कर सकते। जैसे आपके पास पैसा है, आप पैसे लोन भी नहीं दे सक पा रहे हैं, ये समस्याएं आएंगी ना। तो फायदा क्या होगा एमएसएमई और प्रवासी मजदूरों को जब उन्हें लोन नहीं मिल पा रहा? उनको प्रवासी मजदूर जब पैसा भेजना चाहता है, कहीं बाहर है, उस पैसे को कहीं भी पॉइंट ऑफ सेल से जाके निकाल सकते हैं। मतलब केवल माध्यम मिल गया ना सर? माध्यम मिल गया, पैसा सर्कुलेट, पैसा जमा करने का, उस पर इंटरेस्ट रेट देगा ना तो पैसा जमा कर पाएगा। 1 लाख तक की डिपॉजिट रख रहा है इसीलिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक है जो लोन भी देगा, लघु वित्त बैंक, पेमेंट बैंक में लोन नहीं मिल रहा, ऋण नहीं दे रहा, क्रेडिट कार्ड भी जारी नहीं कर रहा। हाँ, बस आपको तो जो आपके पास पैसे हैं वो क्या होगा, मनी मार्केट सर्कुलेशन में आ जाएगा। किसी के पास पैसा और कैश होल्ड नहीं रहेगा। जैसे कैश होल्ड हो जाने में दिक्कत हो जाए, कैश क्रंच आ जाता है मार्केट में ना। और इससे क्या होगा, कोई ब्लैक मनी सब पे भी आप ट्रेल कर सकते हैं। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा डिजिटलाइजेशन क्यों प्रमोट कर रही है, उससे ज़्यादातर मनी जो इकॉनमी से ब्लैक मनी हवाला एक टाइम का बहुत ज़्यादा परसेंटेज इकॉनमी में हुआ करते थे, वो सब धीरे धीरे रिमूव हो रहे हैं ना। ब्लैक मनी क्या होती है, जिसमें टैक्स पेमेंट ना हो, जो इलीगल वैसे पैसे क्रिएट किए गए हों, जनरेट किए गए हों,
लोकल एरिया बैंक, देखो नहीं लिख पाया सर। तो उसमें कार्ड करवाया था। वो वाले में ना लोकल एरिया बैंक की डिफरेंस लिखी थी, उसमें जो हमने वो क्लासिफिकेशन बताया रहा था उसमें हमका डिफरेंस है लोकल एरिया बैंक। पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक वो तो लिखा है। उसमें एक्चुअली में रहा होगा लोकल एरिया बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक में डिफरेंशियल में ये तीनों, ये भी लोकल एरिया बैंक के डिफरेंशियल बैंक में है। मेन एक्चुअली स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक पे फोकस किया जाता है, लोकल एरिया बैंक भी उसी का पार्ट है। तो इनकी शाखाएं एक्चुअली लोकल एरिया बैंक के 3 निकटतम जिलों की सीमाओं के भीतर स्थापित की जा सकती हैं। बैंक के सारे काम वही होंगे, कुछ बैंक का जो स्पेशलाइजेशन फीचर होगा अलग होगा, बाकी बैंकिंग के साथ काम वही लैंडिंग प्रॉब्लम। 3 निकटतम जिलों की सीमाओं के भीतर स्थापित की जाती हैं और पिछड़े और कम विकसित जिलों को फोकस किया जाता है। स्थानीय ऋण की आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। ये कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत होते हैं। एक कंपनी रेगुलेशन एक्ट है ना 2013, सुना होगा। ये कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत होते हैं। इनकी पेड अप कैपिटल 5 करोड़ है। पूरा सेंटेंस मत लिखो, सिर्फ लिखो ऐसे पॉइंट, पेड अप कैपिटल 5 करोड़ और ये कंपनी अधिनियम 2013 और ये लिखा, ये पूरी बात है क्योंकि पूरा सेंटेंस ऑलरेडी हमारे नोट्स में है। ये आरबीआई द्वारा बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 और आरआरबी अधिनियम के तहत रेगुलेट किए जाते हैं, मतलब विनियमित किए जाते हैं। इस पे 2 कानून लागू हो रहे हैं, एक तो 1949 वाला और एक आरआरबी 1976 वाला। ठीक, और एक पॉइंट वहां पर लिख लेना फॉरेन बैंक वाले में 1991 के पश्चात भारत के विदेशी बैंकों को सेवाएं मतलब शाखाएं ओपन होना चालू हुई। 1991 का जब एलपीजी रिफॉर्म हुआ था ना, उसके बाद से क्या होगा, एक चीज कॉमर्शियल बैंक, जहाँ कॉमर्शियल बैंक का ऐसे जैसे ये बनाए ना, ऐसे बनाओ, बीच में लिखो कॉमर्शियल में वाणिज्यिक बैंक। ये एक्चुअली फंक्शंस होंगे, लिखना वाणिज्यिक बैंक के फंक्शंस। तो इसमें ऐसे ही सर्कल बना लेना, ठीक है। सर्कल बना के बाहर में लिख सकते हो, एक तो साबित जमाएं, ऐसे ऐसे करके साबित जमाएं एक फंक्शन हो गया। एक बचत खाता जमा, साबित जमाएं मतलब फिक्स डिपॉजिट जो होती है या टाइम डिपॉजिट जिसे कहते हैं। सर के बारे में एक्चुअली सारे टर्म के बारे में बता चुके हैं, इसीलिए उस टर्म को एक्सप्लेन नहीं करेंगे वापस, सिर्फ ये बता दे रहे सर्कल। एक दूसरा पॉइंट एरो निकालना, करंट अकाउंट, अगला पॉइंट निकाल देना ऋण और अग्रिम राशि मतलब ऋण देना, लॉकर सुविधा, ड्राफ्ट सुविधा, लॉकर ड्राफ्ट सुविधा, लॉकर सुविधा,
प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, सर्किल बनाया होगा ऐसे, वाणिज्यिक बैंक लिखा होगा, वहाँ हेडिंग डाला होगा फंक्शंस ऑफ वाणिज्यिक बैंक, उसके बाद ये सर्किल बना वाणिज्यिक बैंक लिखो, उसके बाद ये सारी चीजें जैसे बचत खाता हो गया, चालू खाता हो गया, ये सब लिख दिए होंगे ना बना के। इन सबके बारे में मैंने एक एक टर्म एक्सप्लेन ऑलरेडी कर रखा है। टाइम डिपॉजिट भी बता रखा है, सेविंग डिपॉजिट भी बता रखा है, चालू खाता क्या होता है, ये सब सारी बातें बता रखी है। ड्राफ्ट सुविधाएं होती हैं कि ड्राफ्ट बैंक जारी करता है, उससे आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं। कई बार जाते हैं डिमांड ड्राफ्ट करवाते हैं डीडी तो सही अब अगला निकलो सहकारी बैंक, कुछ बचा तो नहीं है इसमें, ठीक है सर। सहकारी बैंक लिख लो आप, सहकारी बैंक जो संघ हाँ। अब अगली वो देखो ना, सहकारी बैंक में मैंने एरो स्टार्टिंग में जो मैंने वो क्लासिफिकेशन बताए हैं ना, उसी में से दिखा रहा हूँ, इसलिए आप लिंक कर सकते हैं अपने पॉइंट, उसी हिसाब से मेक करिए, क्योंकि जिससे आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो कि कौन सी चीज़ किसके अंदर में आ रही है। अभी तक हमने ये क्या बताया, सारे कॉमर्शियल बैंक बताए ना, वाणिज्यिक बैंक बताए ना सबके, और वाणिज्यिक बैंक के सारे टाइप्स बता दिए, ठीक। अब सहकारी बैंक बता रहे हैं, सहकारी बैंक में हमने ग्रामीण सहकारी बैंक बताया है, शहरी सहकारी बैंक बताया है, ठीक है। ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, सहकारी सिद्धांतों पे काम करते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस, ये लिख दो नोट आ जाए वहाँ, नो प्रॉफिट नो लॉस। अगला पॉइंट, ये सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1912 के तहत पंजीकृत होते हैं। सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1912 के तहत ये राज्य के कानूनों द्वारा स्थापित होते हैं, अलग अलग स्टेट के अलग अलग वहाँ की लेजिस्लेचर एक्चुअली में पास करती है कानून। ये भारतीय रिजर्व बैंक, बैंक विनिमय अधिनियम, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो 1949, बैंकिंग नियम सहकारी अधिनियम 1965, एक 1949 से दूसरा बैंकिंग नियम 1965 के द्वारा विनियमित होते हैं। सर ये फिर से बोल दीजिए दोबारा। एक तो 1949 एक्ट हो गया बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, और एक 1965 में भी बैंकिंग रूल है, मतलब दो कानून से ये रेगुलेट हो रहे हैं। हाँ, बैंकिंग नियम अधिनियम। कुछ व्यक्ति समूह बनाकर एक सहकारी बैंक स्थापित कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति अगला पॉइंट, ये कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों, कुटीर उद्योगों, ग्राम उद्योगों को उद्योग के वित्त पोषण के उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं। संबंध क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, कृषि का संबंध कुटीर उद्योग, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र मतलब कृषि से रिलेटेड जो भी फील्ड होगी उसमें कुटीर उद्योग में स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज आती है। कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग के वित्त पोषण
के उद्देश्य से बनाई जाती है या जमा डिमांड और लैंडिंग दोनों का काम करेगी, मतलब उधार देने का भी काम करेगी और जमा राशि भी स्वीकार करेगी। सहकारी बैंक में जब मैंने लिखाया होगा नीचे अलग अलग टाइप लिखा दिए होंगे ना वहाँ पे, उसमें एक देखिए शहरी सरकारी सहकारी बैंक, सहकारी है ना, सरकारी मत लिख देना, सहकारी कोऑपरेटिव, ज्यादातर कोऑपरेटिव बैंक सुने होंगे ना सब लोग। तो सर हमारा फंडामेंटल राइट है सहकारी नहीं सहकारी तो कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी सहरी कौन से आर्टिकल पे है? तो इसमें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की हेडिंग हो गई। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की कोई ऐसे देखो किसी भी बैंक की कोई औपचारिक परिभाषा तो है नहीं, इसकी सहकारी बैंक की वही सब ऊपर वाली परिभाषाएं लागू होंगी जो अभी बताया हमने। इनका एक्चुअली में अर्बन कोऑपरेटिव मतलब शहरी क्षेत्र में काम करने वाले कोऑपरेटिव बैंक, इनका एरिया वही शहरी क्षेत्र में रहेगा, ग्रामीण क्षेत्र में काम नहीं करेंगे। 1996 तक इन बैंकों को केवल गैर कृषि संबंधी क्षेत्रों को ऋण देने की अनुमति दी गई 1996 तक। बाद में लेकिन अलाउ कर दिया गया। बाद में ये नॉर्मल जो वही इनको छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं वो सबको ये बैंक देने लगे। अर्बन कोऑपरेटिव का सिंपल सा मीनिंग समझिए, शहरी क्षेत्र में या सेमी शहरी क्षेत्र में काम करने वाला, ठीक। इनपे भी रेगुलेशन कौन, आरबीआई रेगुलेशन करना है, ये तो हमने आपको बताया ही। अगला है रूरल कोऑपरेटिव ग्रामीण सहकारी बैंक। देखिए इन सबके मैं मेन प्रोविजन और मेन ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, बाकी इसके कुछ पॉज जब आप लोग किताबें पढ़ेंगे तो और डिटेल में थोड़ा दिया है तो पहले भी उसे रीडिंग कर लीजिएगा। मेरा मेन पर्पज है क्योंकि हमने सारे प्रोविजन दिखाता बैठूंगा तो मैं एक ही बैंक के प्रोविजन दिखाता बैठ जाऊँगा पूरी क्लास में, तो उतना पूछा भी नहीं जाता। एग्जाम में जिस पर्पज से पूछे जाते हैं कि किसी के क्लॉज क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, तो आप सारे बैंकों में पहली बात तो जो किसी भी बैंक की समस्याएं में क्या है, उसके पास पैसे आने चाहिए। अगर देखेंगे चाहे रूरल बैंक जो हुआ उसकी समस्याएं बहुत सी हैं, जो पहला मैंने बैंक पढ़ाया, तो आपको सिंपल से ये सोचना है कि इसके पास पैसे आने का स्रोत कहाँ से है, वहाँ समस्या क्या है, और पैसा जिसको दे रहा है वो रिटर्न हो रहा है कि नहीं, जो उसकी लागत लग रही है, रनिंग कॉस्ट लग रही है, वो निकल रही है कि नहीं, या ब्यूरोक्रेटिक हर्डल हो रहा है वो कहाँ पे सरकार के साइड में हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो ये सब कुछ कॉमन समस्याएं होती हैं हर बैंक या हर इंस्टीट्यूशन से। कमर्शियल बैंक जो नॉर्मल कमर्शियल या प्राइवेट बैंक है अपनी ब्रांचेज क्यों नहीं ओपन कर रहे हैं, आरआरबी की लाने की जरूरत क्यों पड़ी स्पेशल बैंक में, क्योंकि लोगों को प्रॉफिट नहीं होता वहाँ पे। अब यही समस्या तो आरआरबी के सामने भी आएगी ना, स्पेशल पर्पज से बनाया गया और उसमें सरकार अगर सेंट्रल बैंक क्या करेगी, हमें 50% देंगे, आप बैंकिंग सुविधाएं ले चलते हैं उधर इस तरह से, कुछ स्टेट की जिम्मेदारी दिया 15%, 35% के स्पॉन्सर्स बैंक को भाई आप तो 35% तो झेलो। तो लेकिन अब इसमें क्या समस्या आती है, कई बार फंडिंग की समस्या आ रही है, जो लोग पैसा जमा भी कर रहे हैं, लोगों के बीच फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है,
लोग पैसे जमा करना कहाँ चाहते हैं? एसबीआई के अलावा लोग पैसे कहीं जमा करते हैं जल्दी? नहीं जमा करते ना। एक भरोसा भी तो होना चाहिए चीज़ों पे क्रिएट। उन सब की समस्या है, लोगों के पास पैसे नहीं है, फसल ज़्यादातर इनके जो लोन लेने वाले इनसे हैं, आरआरबी हो गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक तो तब भी रन कर लेगा क्योंकि वो उसका एरिया थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, लेकिन आरआरबी वाले जो एरिया हैं वो मेनली ग्रामीण एरिया को फोकस करके बनाया गया। तो ग्रामीण एरिया में कौन है? किसान हैं, छोटे कुटीर उद्योग हैं, उनकी संख्या यूपी में तो बहुत कम कुटीर उद्योगों की संख्या, ग्रामीणों किसानों की ज़्यादा है। वो मानसून बेस्ड खेतियाँ हैं, उसमें कभी और लोगों के पास ज़मीनें कम हो गई हैं, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड बहुत कम हो गई ना, बहुत से लैंडलेस हैं बेचारे। अगर कास्ट डिवीजन देखोगे तो लोअर कास्ट के बेचारों के पास कुछ नहीं है जमीनें, वो अगर लोन लेते हैं वो कहाँ से पे करेंगे? वो तो मजदूरी के बेसिस पे काम किए ना। अगर मानसून फेल हो गया तो बेचारे कहाँ से काम करेंगे? तो इसीलिए हर सेक्टर्स का देखते हुए जब रूरल ग्रामीण बैंक में इस तरह कई समस्याएं, सारे बैंक में इसी तरह की समस्याएं जब आप डिवाइड करके सोचेंगे तो आपको सारे बैंकों में मेनली क्या देखना है? पैसा कहाँ से आ रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्चा हो रहा है वो कहाँ से मिल रहा है। और जैसे जब हमने ऑब्जेक्टिव बताया, ऑब्जेक्टिव में आपको ये क्लियर हो गया कि इस सेगमेंट को फोकस कर रहा है, इस सेगमेंट की जो समस्याएं होंगी वो फिर जाके बैंक के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगी ना। आपका बिजनेस अगर नहीं चला, हमने लोन दिया तो हम भी सफर कर जाएंगे ना, करेंगे कि नहीं? आपकी फसल नहीं पैदा हुई, आप लोन नहीं ले पाएंगे, उसमें कौन और सफर कर रहा है? बैंक भी ना। इसी तरह की सब समस्याएं देखते हुए आप इसके कॉन्स भी बता सकते हैं। एक तो हो गया मतलब फायदे को गिना दिए, और इसमें समस्याएं क्या आ रही है इस बैंक को संचालन करने, पेमेंट बैंक के भी संचालन में ऐसे समस्याएं आपको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर के नहीं, क्रेडिट नहीं दे रही है। अब ये सिर्फ वहाँ पे फिक्स डिपॉजिट इसका कह दिया गया कि आप यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ही रखो, तो ये प्रॉफिट मेक नहीं कर पा रही है। जब ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मेक करेगी, क्या इन्वेस्टर्स कोई बैंक खोलना चाहेगा? पेमेंट सब पैसा कमाना चाहते हैं, आगे बढ़ना, कोई फिक्स इनकम थोड़ी चाहते कि सैलरी पीपल रहे जब हमें बिजनेस ही करना है, ये चाहेगा नहीं ना। तो इसी तरह चीजें आप इसको सोच के अपना दिमाग जब लगाएंगे तो वो ज्यादा पॉइंट और निकल के आएंगे। ये मैं थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ कैसे सोचना है आपको, क्लियर? तो इसमें आप अभी पढ़ेंगे जो हमने नोट्स हिंदी में आपको प्रोवाइड किया है, ज़्यादातर पॉइंट मैंने आप उसी से लिखाए हैं, जो लोग सब हैं वहाँ से नहीं लिखा है, जिससे आप ये सब टॉपिक रिलेवेंट चीज़ें आपको लगेंगी फैक्चुअल चीज़ें। इसमें कुछ ऐसा समझने का तो है नहीं, आपको बैंकों में ओवरऑल बताया जाए कुछ लगा, इसमें कॉन्सेप्ट तो है नहीं। इसमें सिर्फ बैंक का सेगमेंट है, गवर्नमेंट रूलिंग आ रही है भाई कि ये बैंक का जो सेगमेंट है इससे इसे गवर्न करना है, वो एक्ट कौन गवर्न करेगा? आरबीआई गवर्न करेगा, रेगुलेट करेगा। उसके बाद इस बैंक का काम क्या होगा वो भी ऑब्जेक्टिव डिफाइन कर दिया गवर्नमेंट ने, डिफाइन कर दिया ना आरबीआई ने। इसमें कुछ बचा नहीं ऐसा याद करने, एक दो बार तीन बार आप लोग पढ़ोगे तो चीज़ें याद रहेंगी। और इन सबके एग्जाम्पल कोड करने ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछे जाते हैं प्रोविजन किस एक्ट के तहत, और एक्चुअली वो 3-4 प्रोविजन दे देगा, उसमें से कहेगा ये स्मॉल फाइनेंस बैंक के कौन सा प्रोविजन है या पेमेंट बैंक के कौन से प्रोविजन है। ये यूपीएससी करता है, यूपीएससी बीसीएस सब करते हैं, ठीक? और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व किए कि नहीं आप लोग? यस सर, कर रहे हैं। जो घटना चक्र वाली जिसके पास अलग कोई बुक है उससे सॉल्व कर रहे हैं ना आप लोग? अलग से कोई और है आपके पास? ठीक है, कोई बात नहीं, वो उससे कर रहे हैं। हिस्ट्री जॉब उसमें प्रीवियस ईयर पेपर दिए हैं ना क्वेश्चन सेगमेंट वाइज ना, उसको सॉल्व करने में कहीं कोई समस्या किसी को? कुछ क्वेश्चंस में आएंगे, मतलब आपकी डिस्प्यूट हो सकता है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आप साथ में सॉल्व करते चले, जैसे सॉल्व करके आ गए आप आज हम बता देते हैं आज कहाँ तक ये आधा घंटे हम डाउट क्लियर करने का सेशन रख लेंगे, लेकिन बट पढ़ाई में क्या होगा? करते हैं, ऐसा नहीं है, सब पढ़ रहे हैं, सब
पढ़ते हैं सर, सभी बच्चे मतलब थोड़ा सीरियस है, सभी बच्चे पढ़ते हैं। ऐसा सीरियस है? सब बच्चे ठीक ठीक, हम नहीं गलत नहीं, आप गलत, आप भी गलत नहीं है। है ना, मान ये भी हो सकता है हम ना सही कर पाए हो। भाई देखो कोई भी नया सब्जेक्ट पढ़ने में टाइम लगता है, चीज़ें धीरे धीरे हाँ, नया इंसान नया सीखता है। लेकिन खुद को इनकरेज करने का तरीका इस पढ़ाई में यही है, सिलेबस सामने रखो, कोई भी मोटिवेशन एक टाइम बाद काम नहीं आता है, बस तैयारी में अपने अंदर से ही होता है। सिंपल सा बात समझो, इसमें सिर्फ आती है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। ये लॉन्ग टर्म के घोड़े अगर बनना है तो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूस चल रहा है तो चलते जाओ, ज़्यादा सोचो नहीं। अब ये सोचो कि हमने विवेकानंद का कोट पढ़ा दिया है, यहाँ पे हमने उनका कोट पढ़ा दिया, उस कोट से इमीडिएट तो लगेगा कि नहीं कुछ करना है, कुछ एनर्जी आएगी, उठो जाओ अपने बच्चे की, वो 2-4 दिन 5 दिन के बाद ना उठो और जाओ अपने बच्चे की ध्यान केंद्रित भूल जाओगे, या देखोगे किसी को मतलब गाड़ी से ऐसे करना, हम भी ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो सब चीज़ें बहुत तक पहुँचना था तो मतलब कैसे लग रहा है। आप एक हीरो की, बट आपको हीरोगिरी थोड़ी करनी है, आप सोसाइटी को सर्व करने जा रहे हैं, तो आपको लोग, आप पसंद करोगे किसी की हीरोगिरी? बताओ। नहीं, आप अभी किसी ऑफिसर के पास गए तो वो पब्लिक सर्वेंट है यार, उसको सर्विसेज फैसिलिटेट करना है, वो डंडागिरी करने थोड़ी बैठा है, लेकिन लोग कर रहे हैं गलत है। अगर प्रॉपर वे में कोऑर्डिनेशन हो, अभी जो हम लोगों का 1 घंटे 1.5 घंटे वेस्ट होगा, एक लाइव एग्जाम्पल हम ले लें, ये क्या है, किसकी कमी है? कोऑर्डिनेशन की ना। कई लोगों का ईगो इन्वॉल्व है इसमें, है ना, ये एक तरह से करप्शन हुआ ना, डिले का। 1.5 घंटे। इसी तरह ये चीज़ें जब सोसाइटी में आप चाहते हैं कि हर चीज़ों पे अगर हमें दिखाना है, हम पावर पे बैठ के पोस्ट पे, आपको पोस्ट वो जो बनाई गई है वो पब्लिक को सर्व करने के लिए बनाई गई है। अगर सब लोग ढंग से काम करें तो पब्लिक को काफ़ी सुविधाएं मिलने लगी। तो ये जो इकोनॉमिक लॉस है, अब यहाँ से मैं रिलेट कर रहा हूँ आपको इकोनॉमिक बातें, ठीक है। इकोनॉमी में इससे क्या प्रभाव पड़ता है? कोई पॉलिसी ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में हर्डल्स क्रिएट होंगे, कई डिपार्टमेंट का आपस में कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से कई बार देखते हुए सड़क हाथ बन के गई, बस वो नाली वाला टूट गया, अगले दिन आया टेलीफोन वाला वायर डाल गया, अगले दिन आया, जबकि यही कोऑर्डिनेशन हो गया होगा, पहले वो काम होगा फिर सड़क बनती, फिर पता चलता चत्ती लग गई सड़क। इसमें लॉसेस किसका होगा? पब्लिक बनेगा, टाइम, लेबर वेस्ट, प्रॉब्लम कहाँ? मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन की, सबके ईगो की, कि हमारा डिपार्टमेंट बन जाएगा, अभी हमारा डिपार्टमेंट के पास टाइम नहीं, दूसरा डिपार्टमेंट का भाई ये काम करवा लो, वो बोलेंगे नहीं, अभी रुकिए हमारा डिपार्टमेंट दूसरी जगह बिजी है। ठीक, इसमें टोटल ओवरऑल इकोनॉमी क्या कर रही है? सफर कर रही है। इसी को कहते हैं रेड टैपिज्म। नाम सुना है ना, लाल पीला साहिब बेरोजगारी। तो ये चीजें कहाँ प्रॉब्लम हुई? प्रॉब्लम तो हुई बेसिक चीजों पे, सबकी रेड टैपिज्म, जो सबको रूल्स बना के दिए गए लेकिन कोई ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता। अब लोगों को जैसे वो लोग शॉर्ट वीडियोस में या उसमें देखते हो, लोग एकदम चटाकेदार एंट्री कर रहे हैं, लग रहा है साहब आ रहा है, मतलब कोई पता नहीं कहाँ से। एक्चुअली में ये सब कहाँ से है? लोगों के पास बॉलीवुड ने ऐसा प्रमोट कर दिया सबको। और जो डाउन टू अर्थ काम करने वाले मेरे भी बहुत से फ्रेंड हैं, तो मैं नहीं देखता सबको, कुछ ही हैं जो सोशल मीडिया फ्री, ठीक है, चलो मैं कहता हूँ चलो रहो, बट उसी के बहाने तुम कुछ तो काम करो दिखाने के बहाने। मैं गलत नहीं कहता, ठीक है, कम से कम उसी बहाने किसी का तो फायदा कर रहे हो। लोग एक केला खिला रहे हैं, 5 लोग खा मिलकर, चलो भाई एक केला तो पहुँचाए, मैं उसको भी गलत नहीं कहता। कम से कम उसी दिखा, तुम एक लोग दिखाए तो सकता 4 लोग और जाके दिखाने के बहाने, फोटो खिंचाने के बहाने तो काम कर दिए, मतलब कुछ नहीं से कुछ सही, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, वो भी सही है, लेकिन उससे इकोनॉमिक बेनिफिट तो हुआ ना लोगों को। जो प्रमोटर्स होते हैं, प्रमोट करते हैं, हम लोग इसी बेसिस पे काम करते हैं ना, और यही काम बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का भी है। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स मैंने पहले लेक्चर में समझाया था कुछ थोड़ा सा, याद है किसी को?
कि बिहेवियर से कैसे इकोनॉमिक्स लिंक करती है, कैसे चीज़ें एडवर्टाइज बन रही है, कैसे चीज़ें परसुएशन हो रहा है, कुछ याद है? कुछ नहीं याद। जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया ये बिहेवियर इकोनॉमिक्स की तो है, उस समय भी दिया था मैंने कई एग्जाम्पल, एडवर्टाइज वाले, मदर वाला एग्जाम्पल दिया था, हाँ ध्यान है, हॉर्लिक्स वाले और ये सब दिया था। हाँ ध्यान है, लक्ष्मा यस लक्ष्मा बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। जैसे आप अमेज़न पे कोई सामान खोजते हैं, उसके रिलेटेड आपके पूरे इंटरेस्ट को दिखा देता है, आप क्या क्या सामान खोजे होते हैं उसी के रिलेटेड चीज़ें वो दिखाने लगता है, तो आपके इम्पल्सेस को क्या करता है, वो इमोशंस को आपके पिंच कर देता है, खेलता है, आपको पता नहीं चलता, लेकिन आपकी उसी डायरेक्शन में वो सोच आगे बढ़ा रहा है, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप। जैसे आप वो जान गए जैसे कि आप इस डायरेक्शन में सोच रहे हो, 5-6 ऑप्शन और दे दो, वो एक्चुअली आपको ब्रेक नहीं कर रहा है, वो अब आपके अंदर इंटेंसिटी क्रिएट कर रहा है। किया ना इंटेंसिटी क्रिएट, जब इंटेंसिटी क्रिएट किया तो आप क्या किए, मार्केट खरीदने जाएंगे, भाई अच्छा किया, अब उसने वहां पे क्या किया, मार्केट के प्राइसेस में खेल गया, हम इतने परसेंट का डिस्काउंट दे रहे हैं, लिखा 400 रेट, 30% होता उतने का ही है, कर दिए। अब तो नहीं है, देखिए 40% का डिस्काउंट तो आज ही लेना चाहिए, जबकि एक्चुअल प्राइस पता चलेगी उसकी उतनी भी नहीं है। कोई भी आइटम देख लो ऑनलाइन में, कोई भी आइटम ज़्यादातर जब परसेंटेज डिस्काउंट लिखा रहता है तब पब्लिक क्या होती है, ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। खासकर लिमिटेड टाइम। अगर उसमें फिक्स प्राइस कह दिए, ये फिक्स प्राइस है 400 रुपये ही, इसमें डिस्काउंट नहीं है, तो आप जाएंगे खरीदने क्या, डिस्काउंट अवॉइड करेंगे। जैसे अभी वो 600 रुपये करके कह दिए 200 रुपये का डिस्काउंट है उतने की, जाएंगे, दौड़ जाएंगे। ये सब बिहेवियर इकोनॉमिक्स होता है। या ऐसे दिखाया जाएगा जैसे सर्फ एक्सेल का ऐड देखते हो कि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारा किसी सर्फ एक्सेल से नहीं धोया, इसलिए तुम कोई अपने दोस्तों के बीच में अच्छे नहीं हो, दिखाता है ना। वो क्या कर रहा है, वो मम्मियों को ये प्रमोट कर रहा है, बच्चे जाके मम्मियों से जिद करेंगे, और मम्मियाँ जानते हैं क्या होती हैं, 499 वाला भी कॉन्सेप्ट हमने बताया था आपको। ये सब चीज़ें देखो धीरे धीरे रेट करो। अब बैंकिंग में अगर आते हैं, बैंकिंग में ये सब समस्याएं जो आती हैं, बैंक में लोन देते हैं, ऋण देते हैं, इंश्योरेंस सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं, हाँ, तो इंश्योरेंस सुविधाएं जो प्रोवाइड करते हैं ये सब चीज़ें, ये सभी बेचते हैं अपने प्रोडक्ट। क्रेडिट कार्ड वाले जो आ रहा है, तो ये सब अपने अपने फायदे के लिए काम करते हैं हर जगह पर। अब इसमें आगे चल के बैंक के ऊपर कुछ चीज़ों की लैंडिंग पे गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ 40% आपको प्रायोरिटी सेक्टर या 18% प्रायोरिटी सेक्टर को लैंडिंग देनी है, 40% के आसपास। तो प्रायोरिटी सेक्टर की लैंडिंग भी अलग अलग आएगी गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का काम क्या है यहाँ, पब्लिक ठीक है आप करो मैनिपुलेट पब्लिक को, बट एक लिमिट तक, मतलब किसी को चीट ना कोई फील करे। ऐसे तो देखा जाए तो हर चीज़ चीटिंग है, क्योंकि नॉर्मल पब्लिक का इंटरेस्ट डिसइंटरेस्ट आजकल पूरी तरह से किसके थ्रू गाइड हो रहा है, मार्केट के थ्रू। जो अभी 11th क्लास के बच्चे से जाके पूछो ना, नए नए युवक युवतियाँ जो है उनसे पूछो तो क्या कहते हैं कि हमारा इंटरेस्ट इसमें, हम ये करेंगे, ये चाहते हैं, वो करेंगे। एक्चुअली वो कुछ नहीं चाहते, उनके सराउंडिंग ऐसा क्रिएट कर दिया गया कि वो मजबूर हैं ऐसा सोचने के, उनको खुद ही नहीं पता वो क्या सोच रहे हैं। कभी सोचो तो, मतलब आपको क्या किया गया, आपके सराउंडिंग ऐसा एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर बना दिया गया कि ये चीज हो तो ज्यादा अच्छी है, उससे बाहर निकल ही नहीं पा रहे। यस, उस इल्यूजन से आप बाहर में आप अपना मुझे इंटरेस्ट समझ लिए। अब कोई आके अगर आपको वहां पे बताने की कोशिश किया भैया ये नहीं, ये इंटरेस्ट है, पक्का आप उसकी गलती कर लड़ जाओगे। जैसे 11th-12th में बच्चों के पास लोग कहते हैं कि फ्री छोड़ दो, जैसे आजकल लिबरलिज्म, बच्चे जो चाहे करते हैं, खैर मैं सपोर्ट नहीं करता। आप उनके पास वाइड ऑप्शन खोलो, तो वाइड एरिया के ऑप्शन, किसी भी टॉपिक पे 12th के बाद क्या करना है बच्चे को, आपको ये बताना होगा किसी सब्जेक्ट का फायदा नुकसान क्या है। हर फील्ड की अपनी इंपॉर्टेंस है, कहाँ से क्या करने पे फायदा नुकसान होगा, आपको किस फील्ड में जाना है। लेकिन बच्चे क्या कई रिजिड होते हैं, कई पेरेंट होते हैं लिबरल बच्चे को नहीं,
अब देखो मैं पेरेंट को दोष नहीं दूँ क्योंकि पेरेंट्स को उस लेवल की एजुकेशन उस लेवल के थॉट प्रोसेस नहीं डेवलप है, वो भी इसी सोसाइटी से आते हैं। सब लोग हम लोगों की तरह तैयारी नहीं की है यूपीएससी की, तो 4-6 साल यहाँ पे लगाए नहीं पड़े हैं, इतना वाइड एरिया डिस्कशन नहीं कि इतना वाइड एरिया देश दुनिया नहीं देखे होंगे, हो सकता है बहुत से पेरेंट्स नहीं देखे, ज़्यादातर पेरेंट्स। अब लेकिन जिन लोगों ने देखी तो उनको पता है कि क्या चीज़ में फायदा नुकसान ज़्यादा है, किस एरिया में सब्जेक्ट में ज़्यादा है। इंटरेस्ट सब्जेक्ट एक एप्टीट्यूड होता है, एक एप्टीट्यूड और एक इंटरेस्ट के अंदर होता है। एप्टीट्यूड पढ़ा होगा एथिक्स में, एप्टीट्यूड एक इनहेरेंट कैपेबिलिटी होती है आपकी, किसी चीज़ में क्या परफॉर्म, लेकिन वो आप अपने आप से नहीं जज कर सकते। उसको कौन जज करता है? आपके टीचर, आपके फ्रेंड, आपके घर वाले, अगर उतने कैपेबल हैं उन चीज़ों को पहचानने में तब। कई बार आप अपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस किसी सब्जेक्ट के प्रति देख के भी आप अपना एप्टीट्यूड असेस कर सकते हैं। कोई सब्जेक्ट ऐसे होंगे बिना पढ़े भी आसानी से अच्छे नंबर आते हैं और सबको टफ लगते होंगे, होता है ना। हो सकता है आपकी एप्टीट्यूड उसमें अच्छी हो, आपकी जैसे किसी को 9 का पहाड़ा याद करने में मैथ का एग्जाम्पल साइंस की थी, या कोई फिलॉसफी का कॉन्सेप्ट ले लो। अब प्लेटो को किसी को समझने में बड़ा टाइम लगेगा, कोई बहुत आसानी से समझ जाता है। और इसके बाद उसके एप्टीट्यूड क्या होगा उसमें ज़्यादा अच्छा। जैसे सचिन बैट्समैन है, उनकी एप्टीट्यूड उससे अगर सिंक हुई वो अच्छे बैट्समैन बने ना, अदरवाइज बॉलिंग नहीं कर सकते थे, अच्छे से बॉलिंग का प्रयास किए बट उसमें उतने सक्सेस नहीं हो जितना उसमें हुए। विराट कोहली का एप्टीट्यूड है ना मैच, उसमें एप्टीट्यूड उनका इनहेरेंट वो कैपेसिटी, उनकी स्टाइल एक्चुअली में देखोगे वो बताती है बैटिंग की कैसे, मतलब अभी परसों के मैच में गेंदों को मोड़ना जानता है, ठीक है कभी परफॉर्म नहीं कर रहा कभी वो तो ठीक है, बाई चांस है तो गेम है, जगह सबके फेजेस आते हैं अप एंड डाउन में सबके लाइफ। बट जो एप्टीट्यूड वाला है अब वहीं पे बैट्समैन पांड्या भी है, लेकिन एंड में आके वो खेल ही नहीं पा रहे। तो सबके अपने अपने जो इनहेरेंट एप्टीट्यूड तो आपको और ऊपर ले जाते हैं, पैदाइशी है, बट उसको पहचाना। इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट आपके सराउंडिंग से रिलेटेड होता है, इंटरेस्ट के बेसिस पे कभी नहीं। आपको आज ये अच्छा लगता है कल वो चेंज हो जाती है, हर एक जनरेशन में आपकी इंटरेस्ट चेंज होता जा रहा है ना। तो ये सब चीज़ें कैसे इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रही हैं? इम्पल्सेस, जितने भी मार्केट के प्रोडक्ट बिक रहे हैं वो इम्पल्सेस में बिकते हैं। नॉर्मल पब्लिक ये सब चीज़ों पे एनालिसिस कभी नहीं करती है। कुछ चीज़ों पे हम लोगों को भी जानते हुए भी वो चीज़ें करनी पड़ती हैं, बिकॉज आपको इसी सोसाइटी में रहना है। जैसे ड्रेसिंग सेंस हो गया, आपको ड्रेसिंग सेंस आप अपना इंडिविजुअल नहीं चला सकते। आप कई जगहों पे सोसाइटी में जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आपका प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस नहीं है तो आप मतलब एक जो डिग्निफाइड लाइफ है, जो एक आपको रिस्पेक्ट, आपकी बात सुनी जानी चाहिए, वो कैसे सुनी जाएगी? लोग कहते हैं कि हम दिमाग से, हमारी बातों से हमें लोग पहचानने चाहिए, हमारे ड्रेसिंग या हमारे पहनावे भावे बढ़ावे से, मतलब ऐसे क्यों कोई जज करता। बट ये सब चीज़ें वहाँ पे आती हैं जब आप बहुत हाई फाई हो। आप मुकेश अंबानी हो तो आप जाओ, लोग आपको जानते हैं, उससे मुकेश अंबानी से तो ठीक है, आप मोदी जी हो जाओ सब, बट हम लोग नॉर्मल पीपल हैं, कॉमन पीपल जिसे कहते हैं। अब इसी भीड़ में यहाँ पे इतने बच्चे आते हैं, अगर आप वेल ड्रेस्ड, क्लीन, नीट क्लीन अच्छे से नहीं होंगे तो आपसे पहला अट्रैक्शन पॉइंट आप क्या होता है? फर्स्ट अट्रैक्शन पॉइंट क्या होता है किसी को देखते हैं आप? उसका बॉडी लैंग्वेज, उसकी पोस्चर, बैठा उठा कैसे है। मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत महंगे कपड़े, बट नॉर्मल नीट एंड क्लीन कपड़े और एक ड्रेसिंग सेंस वाले। अब आप एकदम मतलब बहुत वैसे कपड़े पहन के आ गए कहीं पे, बहुत चमकीले क्लास में, तो इट इज़ नॉट फिजिबल ना। अब इंटरव्यू की चीज़ें जब आप देखती हैं, इंटरव्यू में क्या चीज़ें देखी जा रही हैं, यही सब चीज़ें तो वहाँ आधे घंटे में बात करके आपसे क्या देखें? पहले तो आपका बॉडी पोस्चर देखें, आप बुझते ही ड्रेसिंग सेंस देखें, यही सब चीज़ें तो देखें। और ये सब चीज़ें एक दिन में डेवलप नहीं होंगी। ये सब चीज़ें आप लोगों को कैपेसिटी कंटिन्यूअस डे टू डे लाइफ में हैबिट में आपको लाना पड़ता है। दूसरी बात सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत ज़्यादा बिजनेस और करप्शन का रीज़न है।
बिजनेसेस के लॉस का रीजन। बिजनेस में अगर आपको सॉफ्ट कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आती तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल में एग्जांपल दिया जाता है, जैसे कोई ठेकेदार है, किसी मंत्री के पास जाता है, साहब ये हमें टेंडर मिलना है, इस टेंडर पे हमें काम करना है, ठीक, उस टेंडर पे काम करने के लिए सर दे देंगे इतना 2 लाख जनरल 2 लाख। अब वहाँ पे अगर मंत्री ये कहता है कि अगर हम नहीं किए पैसा लेने के बाद तो ठेकेदार यहाँ क्या जवाब देगा? यहाँ पे वो अपना अगर बिजनेस लॉन्ग टर्म के लिए चाहता है वो कहेगा ठीक है रख लीजिए, हमारे बड़े भाई हैं, क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं, आपको जरूरत और जरूरत होगी तो लेके हेल्प कर देंगे, हमें नहीं चाहिए कुछ। यहाँ पे क्या किया उसने? आपको साइकोलॉजिकली हैक कर लिया। आपके पास जवाब बचा कुछ नहीं बचा ना। अभी एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। 2-3 दिन पहले पीसीएस का रिजल्ट आया ना, उसमें एक हमारे फ्रेंड का हुआ, फ्रेंड हम लोगों का एक्चुअली में हो गया था बीच में मीटअप डिस्कशन, बातचीत बंद थी, जो भी करो, बट हमारी एक्चुअली में डिस्कशन इस लेवल पे नहीं जाता कि बिलो द बेल्ट डिजायर, हम जल्दी उस एंड पे छोड़ देते हैं कि भाई यहाँ से हट। एक टाइम आप लोगों की एज में हो सकता है, हमारा भी होता था बहुत लेवल, लेकिन आप ये बोल रहा है अब लगता है कि एक लेवल जब दिख गया सामने वाला मतलब चीज़ें वहाँ से हट जाओ, तुमको जब रियलाइज होगा अपने आप आओगे या बात करोगे ये चीज़ें। तो उसने उसका रिजल्ट आया, उसने खुद कॉल किया, एसडीएम बना घर पे कॉल किया, अमीश भाई यार वेरी सॉरी। तो पहले तो मुझे वो लगा सॉरी सॉरी ठीक है, मैंने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, होगा तो होगा। मैंने कह रहा हमने कहा पता चला बधाई हुआ हो। अब यहाँ पे मेरे सामने ये डिलेमा खत्म हो गया कि मुझे लगा ये तो हवा में उड़ेगा, हो गया उसका सिलेक्शन, लेकिन वो हवा में उड़ने के बजाय डायरेक्ट उससे ये बोल दिया कि हाँ मैं गलत था, वहाँ पर ये चीज़ मैंने बोली थी, सॉरी अमीश भाई। अब मैं क्या बोलूँ, मेरा भी गुस्सा खत्म, मेरे अंदर के जो डाउट थे खत्म, हर्डल्स खत्म, क्लियर ना, और एकदम डाउन टू अर्थ हुआ। देखो कभी सॉरी में बोलने के कई तरीके होते हैं, आप गए किसी के पास सॉरी बोलने के कई तरीके हुए ना, किसी को होता है ठीक है यार सॉरी ये, और एक होता है क्या गलती थी हमारी इसकी, कोई बात नहीं और मिलते हैं गले, ये कहते हैं ना। तो इसमें क्या होगा कि आपकी जो ईगोनेस है खत्म हो गई ना, इसमें काम होगा ना, आसानी से काम थ्रू आउट होंगे ना बिजनेस के। तो ये बिजनेस स्ट्रेटजीज होती है सॉफ्ट कम्युनिकेशन स्किल्स को, अगर किसी कॉल को ब्रेक करना है, किसी को बोलना है, तो सॉफ्ट कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत मतलब आप ये सोचो किसी भी काम को करवाने या करने में 90% वो कम्युनिकेशन स्किल्स का भी होता है। कोई भी काम कोई भी रिलेटेड, घर परिवार में देख लो आप, मम्मी पापा के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला देख लो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कम्युनिकेशन स्किल्स। दोनों में हर कोई अपना ईगो सेटिस्फाई करने लगता है, जब मर्जी तो रोल करने लगता है, करते हैं यस सर। एक लोग रोल करते हैं, एक लोग अपना उसको बनाते हैं। कॉमन एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, मतलब जो इस एज में नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं समझ गए, और उसको ज़्यादा समझ में भी आता है। कम्युनिकेशन स्किल्स का गैप ही है ना। अब अगर ये यहाँ पे हर चीज़ों में सॉफ्ट और सुलझी हुई कम्युनिकेशन स्किल्स रहे तो ज़्यादातर प्रॉब्लम रिजॉल्व होने की संभावना है कि नहीं? इकोनॉमी की ज़्यादातर प्रॉब्लम जो भी बैंकों में ये सब प्रॉब्लम आती है रेगुलेशन में, मॉनेटरी पॉलिसी के ट्रांसमिशन में जो मॉरल सुलिएशन वाला एक टॉपिक मैंने पढ़ाया था आपको, यहाँ पे क्या है साइकोलॉजिकल वही तो है। आरबीआई को क्या करना पड़ता है, टॉन्टबाजी जाके पब्लिक के बीच में, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में जब 4 दोस्त बैठे होते हैं, अगर आपस में लड़ाई चल रही होती है, वहाँ क्या निकलता है, दूसरे दोस्त से बात करते हुए टॉन्ट किसी और को सुनाया जाता है, सुनाया जाता है ना, जब पता है डायरेक्ट नहीं सुना जाता है तो ऐसे सुनाता है ना। आरबीआई क्या करता है हमारा सिचुएशन में, क्या कर रहा है हमारा सिचुएशन में, वही तो कर रहा है ना, बाकी सबको वार्न कर रहा है कि बाकी सबको वार्न कर रहा है, हाँ। ऐसा करो तो तुम गए, बता रहा है ना वो सब केस
रेलेवेंस वही है ना। देखो मैंने तुमको ये बताया कैसे साइकोलॉजी और बिहेवियर लिंक कर रहा है, वही सेम साइकोलॉजी जो असर यहाँ पे डालना चाह रहे हैं। चार फ्रेंडों के बीच में दो कपल बैठे हैं, दोनों के बीच में कुछ कसक चल रही है, तो लेकिन बात नहीं करनी है, लेकिन थर्ड पर्सन के थ्रू बातें थर्ड पर्सन से बात करके उसको पहुंचवा देंगे। हाँ थर्ड पार्टी अप्रोचेस। यस, और उन्होंने आरबीआई क्या कर रहा है, चीज़ को नहीं समझेंगे तो कैसे? प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, सेमिनार करके, डायरेक्ट बैंकों को तो जो करना था वो बता दिया, लेकिन तब भी काम नहीं हो रहा है। तो पब्लिक के बीच में जाके क्या करेगा कि ऐसा करते तो ज़्यादा अच्छा होता, ये चीज़ होती तो और अच्छा होता ट्रांसमिशन। तो एक ऑब्लिगेशन सेट कर रहा है ना, बातें उन तक पहुँचा रहा है। तो ये सब तरीके एक्चुअली देखो हमारी जो डे टू डे लाइफ की बिहेवियरल चीज़ें हैं, वो जैसे जैसे आप लिंक करोगे तो आपको इकॉनमी बहुत आसान लगेगी और बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, कैसे कैसे चीज़ें इन्वॉल्व हैं आपके साथ। मैंने जितने भी एग्जाम्पल अभी बताए आप सबके लिंक करो, मैंने अपना भी एक लाइव एग्जाम्पल दिया ये वाला, उसमें भी बताओ कभी कोई भी चीज़ हो, अगर मुझे करना ही होगा तो मैं काम कर दूंगा ना उसका। अब वो मुझसे कुछ भी कहेगा, हो सकता है अगर वो मुझसे डायरेक्ट कोई काम कहता है तो मैं उसमें होल्ड करता, या मैं उससे हो सकता कहता है तो वो भी होल्ड कर सकता था, नहीं वो तो उसकी मैं नहीं बता रहा, मैं उसको यही कहता यार मेरे दो चार फ्रेंड भी होते, यही कहता नहीं यार वो अननेसेसरी बवाल करके लगता है, कौन देखे, ये आता ना मेरे दिमाग में। इसमें क्या हो रहा था, नेगेटिविटी सर्कुलेट हो रही है, ऐसे ही हो रहा था ना। बट जनरली अब एक्सपीरियंस के साथ हम लोग को अब तो मतलब एक एज जैसे आपकी भी बढ़ेगी, आप भी कम कर लेंगे, जैसे किसी बहस में बात नहीं ठीक है देखा जाएगा, क्योंकि अब पता है कि कुछ दिन बाद हो सकता है सामने वाले को रियलाइज हो या तो बिलो द बेल्ट नहीं जाना चाहिए, कभी भी लड़ाई झगड़े में बिलो द बेल्ट जाने नहीं चाहिए। कहीं कोई भी रिश्ता हो आपका, कोई भी बिजनेस हो, आप आगे काम भी करेंगे तो ये प्रयास करिए कि बिलो द बेल्ट कभी मत जाइए, एक लेवल मेंटेन करिए, शब्दों का लेवल होना चाहिए, कितने हमें गुस्सा है इतना लेवल हमको सही रहा है, ठीक नहीं करेंगे बात नहीं करेंगे। अब लेकिन कोई भाई मारपीट करने की जबरदस्ती डालो, सेल्फ डिफेंस दैट इज नेसेसरी, दैट इज डिफरेंट, वो पूरी तरह अलग राइट है, लेकिन वो उतना केसेस हर जगह नहीं आता, तो एक आध पर्सन कभी आ गया उसका कभी। अब लेकिन रोड रेज में जैसे हो रहे हैं तुम्हारे केसेस, रोड रेज में लोग लड़ाई झगड़े करके क्या करते हैं, बहुत देर तक इकॉनमी इन्वायरमेंट सब पे इम्पैक्ट पड़ता है। दो लोगों की जरा सा प्यार में खरोच क्या लगी, चलो एक कार में खरोच लग चुकी है, उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ इंस्टेंट लड़ के आपको कोई फायदा नहीं। अब पुलिस के पास भी चलेंगे तो क्या फायदा होगा, दोनों में नुकसान, और टाइम इन्वेस्ट, टाइम एनर्जी दोनों इन्वेस्ट वेस्ट है, बेटर है ठीक पैसा है, उससे ज़्यादा पैसा वो वहाँ खर्च कर देंगे, कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ भी लॉसेस किसको, इकॉनमी को ही लॉसेस को डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं है, इकॉनमी से चीजें रिलेट करेंगे ना। अभी ट्रैफिक पे हो जाए, घंटों की ट्रैफिक लगती है, दो लोग अभी लड़ने लगे कारों के बीच रास्ते में, इतनी लंबी ट्रैफिक बढ़ती जाएगी। ये सब प्रॉब्लम एक्चुअली में साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी, वो बहुत मैटर कर रही है इसमें, इसीलिए कभी भी लड़ाई झगड़े में बिल्कुल बैठ नहीं जाना चाहिए, चलिए नहीं हो पा रहा हट जाओ, लेकिन थोड़े बहुत जो आपसे किस तरह उसमें लड़ाई होनी चाहिए, थोड़ा ओपन भी हो जाता है इंसान, ये भी सच्चाई है। वो सबकी अपनी अपनी जगह है। अगला पॉइंट क्या था, कोऑपरेटिव बैंक में क्या क्या बता रहे हैं, ग्रामीण सहकारी बैंक खेती करते हैं, ग्रामीण सहकारी बैंक बताए ना, हेडिंग है ना। सर इसे बंद कर दें, 1.5 घंटा हो गया, इसे बंद कर दूँ? 1.5 घंटा होगा, हो गया, हाँ अच्छा करा याद दिला दिया। नहीं बंद कर दें, पूछ हो गया नहीं सर ऐसा कुछ नहीं, मजाक तो कर कोई रहे हैं। दिक्कत नहीं। रुक जाओ, उसको लिखा देते हैं। वो तो यहाँ पे एक्चुअली में देखो, मेरा यहाँ सारा ये जो लेक्चर का पर्पस था, आपको वाइड एरिया थॉट प्रोसेस डेवलप कराने का। जब आप वाइड एरिया सोचें तो आप किसी की चीज़ के बारे में प्रॉस कॉन्स कहाँ लिंक करके निकाल सकते हैं, आप वो चीज़ें लिख सकते हैं, अच्छे पॉइंट आपके क्रिएट होंगे, समझे समझिए आप, क्लियर हुआ आज का टॉपिक? सर अब घर पे पढ़ना है, डेली सर समझ में तो आएगा, नहीं पढ़े ना, अब पढ़ लेंगे फिलहाल। आप उस दिन 2 दिन क्लास भी मिस किए
लास्ट टाइम लेकिन आप जैसे इंटरप्ट किए थे ना बेटा, सर वैसे मैं इंटरप्ट नहीं करते हैं। सर मैं इसके लिए आपसे सॉरी बोलना चाहती थी, लेकिन इस टाइम में टॉपिक चला तो आप सोचेंगे कि अभी बोलना था। मैं मतलब सोच के आई थी कि सर से मुझे मतलब इस तरह से बात नहीं नहीं, आप करनी, कुछ मतलब मैंने वहाँ उस दिन ओवर रिएक्ट कर दिया था, ऐसे नहीं करना चाहिए था, खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई। लाइव एग्जांपल हम नहीं, मैं आपके रिलेटेड आप लोगों के रिलेटेड ही टॉपिक बता रहा था ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के, बट कोई बात नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग। हमने भी आपको इसीलिए कुछ बोला नहीं, हमने सोचा हो सकता है थोड़ा आपको किसी वजह से खराब हो तो दूसरा कहीं और निकल सर की जाएगा। तरफ से होता है। मुझे समझने में बहुत दिक्कत हो रही थी, तो शायद परेशानी थी। मुझे पता चला तो मैंने भी आपको कुछ बोला नहीं, मैंने भी सॉरी बोल के आगे बढ़े। मैंने कहा बाद में तुम्हें रियलाइज होगा तो तुम खुद ही समझोगे होगा। लेकिन सर अगले ऐसा मतलब इस तरह से बात कभी नहीं करूँगी, मतलब अपनी गलती का एहसास हो। ये लाइव एग्जाम्पल हो गया। अभी सर ने समझा, कोई दिक्कत नहीं। अब तो होता हो गया। चलो ठीक है, ग्रामीण सहकारी बैंक दिखाता है। और ग्रामीण सहकारी बैंक क्या करेगा एक्चुअली में, ग्रामीण एक इसका देखिए सहकारी बैंक के सारे ऑब्जेक्टिव वही है, सिर्फ ग्रामीण सहकारी बैंक हो गया तो ये क्या करेगा, ग्रामीण क्षेत्र को फोकस करेगा। शहरी क्षेत्र में इस वक्त नहीं, शहरी क्षेत्र में होगा ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में ही रहेगा। गाँव वाले क्षेत्र। ठीक है, बाकी ऑब्जेक्टिव नहीं रहेंगे इसके लिए। सेम ऑब्जेक्टिव, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस के बेसिस पे काम करेगा, ये उन्हीं वीकर सेक्शन को फोकस करेगा, ये चीजें हो गई। और ऐसे ही राज्य सहकारी बैंक है एक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में क्या करेगा, सेम एक स्टेट में रहेगा, उसका जो कानून बना एक स्टेट में रहेगा। जिलों को करेगा जो जिले हैं उसके अंदर जिला सहकारी बैंक, वो जिला सहकारी बैंक होंगे जो जिले के अंदर होंगे, वो दूसरे जिले में उसकी शाखाएं नहीं होंगी, वो उसी जिले में रहेगा। और जो स्टेट है, स्टेट सहकारी बैंक सेम स्टेट में होगा, स्टेट के एक्ट के तहत बना होगा। और बाकी ऑब्जेक्टिव जो मैंने ऊपर कॉमन ऑब्जेक्टिव लिखाए हैं सारे वही रहेंगे। ठीक, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट वाला भी रहेगा, जिला वाला भी। तो अब इसमें ऐसा कुछ बचा नहीं, कुछ और बढ़ाया जाए, सहकारी बैंक में लगभग ओवर है। बाकी जो मैंने आपको हिंदी वाला दिया है ना, उसमें देखें कि वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक में अंतर भी दिया। जो हिंदी वाला विजन का दिया है वो अच्छा नोट्स से कंपाइल्ड है, और वो सारे टॉपिक्स इसमें जितने मैंने पढ़ाए हैं, अभी देखो वैल्यू 1 ही चल रहा, वैल्यू 2 वैल्यू 3 भी बाकी है पढ़ाने को। थोड़ा स्पीड अप अगर आप लोग फटाफट लिंकेजेस कर लेंगे तो मुझे आसान हो जाएगा फास्ट पढ़ाने में। कई चीज़ें जो फैक्चुअल चीज़ें आप मुझे लिखानी पड़ रही हैं, तो मैं आगे हो सकता ना लिखाऊँ कई चीज़ों, मैं कह दूँ कि वहाँ पे लिखा पढ़ लो, क्योंकि कंसेप्चुअल चीज़ों और लिंकेजेस मेक कराने में मेरा मेन फोकस है क्या है कि मैं ज़्यादातर आपके थॉट को एक्सपेंड करा सकूँ, आपकी चीज़ों को एग्जाम्पल कैसे लिंक करने हैं वो बता सकूँ। इसीलिए मैं ज़्यादातर पिक्टोरियल फॉर्म यूज़ करता हूँ। अब मैंने जैसे ये लिखा, ये ज़्यादा किताबों में दिए लिखा होगा क्या, ऐसे लिखा होगा लाइन वाइज, ऐसे ही ना, वो याद करना आसान है कि ये याद करना आसान है। ये याद रहे ऑलवेज पिक्टोरियल फॉर्म में आपके सामने, रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में। ये चीज़ें आपको एक्चुअली वेन डायग्राम, फ्लो डायग्राम, इन सब चार्ट से जब आप पढ़ते हो वो चीज़ें ज़्यादा टाइम तक आपके दिमाग में रिटेन करती हैं। तो इसलिए चीज़ें एक्चुअली में आप लोग पढ़ के आइएगा। बाकी तो अभी एंड करते हैं, कमर्शियल सहकारी बैंक पढ़ा रही है और आप लोगों ने अटेंडेंस कर दी ना। यस सर। मैंने जिससे रोल नंबर पूछा उसकी मैंने लगा दी, ठीक है।